अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हमने स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन डायोड्स की डिटेल डिस्कशन करनी है। इसमें हम लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड और फोटो वोल्टाइक सेल को डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में आज स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शंस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम ये बात जानते हैं कि जो डायोड्स होते हैं ये यूज होते हैं किसके तौर पे? वन डायरेक्शनल या फिर यूनी डायरेक्शनल स्विच के तौर पे। इसके अलावा डायोड्स यूज होते हैं रेक्टिफायर सर्किट्स में। इन यूजेस के अलावा 3 अदर कॉमन यूजेस भी हैं डायोड्स के, और वो यूजेस क्या हैं? सबसे पहला यूज है लाइट इमिटिंग डायोड के तौर पे, दैट मीन्स एलईडी के तौर पे, और नेक्स्ट है फोटो डायोड के तौर पे, और फिर है एज अ फोटो वोल्टाइक सेल के तौर पे। अभी हम जो सबसे पहले डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है अबाउट लाइट इमिटिंग डायोड के ऊपर या फिर एलईडी के ऊपर। एक लाइट इमिटिंग डायोड भी किसी नॉर्मल डायोड की तरह फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में यूज होता है। अगर हम किसी नॉर्मल सिलिकॉन डायोड की बात करें तो उसमें जब एक साइड के ऊपर होल्स और दूसरी साइड के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स के तौर पे मौजूद होते हैं और डिप्लीशन रीजन बनता है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाते हैं वहां पे पॉजिटिव आयंस एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जहां पे जाके इन कोवेलेंट बॉन्ड के होल्स को फिल करते हैं वहां पे नेगेटिव आयंस एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो ये रीजन है रेड कलर की लाइन से एनक्लोज्ड, ये डिप्लीशन रीजन कहलाता है, और इससे कोरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक पोटेंशियल बैरियर बनता है VB। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन डायोड के केस में। अब अगर यहाँ पे N साइड से एक इलेक्ट्रॉन P साइड की तरफ आता है इस तरह से इस लाइन के लॉन्ग, तो उसे ये बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करके आना है। इसका मतलब है वो पहले एनर्जी गेन करेगा 0.7 वोल्ट से कोरस्पॉन्डिंग, और उसके बाद वो एक सर्टन हाइट गेन करने के बाद दोबारा बिलो आएगा उस एनर्जी से, और जो एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की है वो रिलीज कर देगा। हम ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन U इज इक्वल टू QV होता है। सो अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट है बैरियर पोटेंशियल का, तो जो एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है वो -0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और जब वो बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करके वापस होल्स में गिरेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। ऐसे ही जब यहाँ से होल्स बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करके उस तरफ जाएंगे तो उनको बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? +1E इंटू 0.7 वोल्ट, दैट मीन्स +0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। वो ये एनर्जी गेन करेंगे बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करके, जब दूसरी तरफ गिरेंगे तो इतनी ही एनर्जी रिलीज कर देंगे। अब हम ये बात जानते हैं कि नॉर्मली एटम्स के अंदर जब एक
इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, एक्साइट होके अपर शेल में चला जाता है तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, और जब वो वापस फॉल बैक करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज कर देता है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर आपने प्लैंक्स लॉ पढ़ा हुआ है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इस पे डिटेल्ड डिस्कशन हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 19 में भी करनी है, लेकिन फिलहाल हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का रेफरेंस यूज करते हैं, और वहां पे हमने देखा था कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू h टाइम्स फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए ये सिंबल यूज करने के बजाय f का सिंबल यूज करते हैं, और इसके अलावा हम ये बात जानते हैं क्योंकि v इज इक्वल टू f लैम्डा होता है, तो f किसके इक्वल आएगा, v ओवर लैम्डा के। ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पे कर लीजिए, तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन का फार्मूला क्या बन जाता है, hv ओवर लैम्डा। फर्दर चूंकि फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, इसलिए ये जो v है इसे हम c से रिप्लेस कर देते हैं। सो दिस E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, और जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की है वो किसके इक्वल है, वो क्यू वी के इक्वल है। अब जब इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे ये एनर्जी U वाली एब्जॉर्ब की और ऊपर गया, तो वापस जब नीचे आएगा तो यही एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में इमिट करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक यही सप्लाइड एनर्जी जो चार्ज कैरियर को बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करने के लिए दी गई है, ये अब फोटोन की सूरत में रिलीज होनी है। सो इस केस में जब हम यहाँ पे फार्मूले में U की जगह पे QV और E की जगह पे HC ओवर लैम्डा पुट करेंगे, तो आप लैम्डा को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे और QV को इक्वेशन की राइट साइड पे ले आए। इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू HC ओवर QV। ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इसके मुताबिक अगर हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करें सिलिकॉन डायोड के लिए, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, लैम्डा इज इक्वल टू H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड के इक्वल होती है। C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड के करीब होती है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल जो भी चार्ज वो कैरी करते हैं उनकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम के इक्वल, और जो बैरियर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो 0.7 वोल्ट के इक्वल होती है। तो अब अगर हम यहाँ पे इन वैल्यूज को सॉल्व करें तो आंसर 1.7759 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर के इक्वल आता है। अगर हमें इसे नैनोमीटर बनाना हो तो हम 1.7759 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर में 6 के साथ 0 ऐड कर लेते हैं, या फिर +9 -9 ऐड कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हम एक -9 सेपरेट कर लेंगे, और लैम्डा विल बी इक्वल टू 17759 इंटू 10 रेज टू पावर -6 +9 इंटू 10 रेज टू पावर -9 मीटर। ये टर्म्स नैनोमीटर कहलाएंगी, और ये टर्म 10 रेज टू पावर 3 बन जाएगी। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1.7759 इंटू 10 रेज टू पावर 3 नैनोमीटर। 10 रेज टू पावर 3 का मतलब 1000 होता है, जिसकी वजह से जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर 1775.9 नैनोमीटर बनेगा। और अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है 700 नैनोमीटर, और इसके अलावा जो वॉलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है 400 नैनोमीटर। इससे रेड से ज्यादा लेंथी वेवलेंथ क्या कहलाती हैं, इंफ्रा रेड कहलाती हैं, और अल्ट्रा और वॉलेट से छोटी वेवलेंथ अल्ट्रा वॉलेट कहलाती हैं। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो वेवलेंथ है 1775.9 नैनोमीटर, ये तो इंफ्रारेड पोर्शन में लाई करती है। इसलिए जब एक नॉर्मल डायोड कंडक्शन करता है, उसमें से चार्ज कैरियर्स बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करके ऑपोजिट रीजन्स में जाके गिरते हैं, तो इस सूरत में इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट होती हैं, और वो हमें दिखाई नहीं देती, वो हीट की सूरत में अपीयर होती हैं। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें जर्मेनियम के डायोड्स की, तो उनके लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.3 वोल्ट के करीब होती है। सो अगर उनके लिए इक्वेशन HC ओवर QVB सॉल्व की जाए तो बाकी वैल्यूज वही हैं, 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय Q 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम,
और VB 0.3 वोल्ट। तो इस सूरत में जो आंसर आता है वो है 4.14375 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अगेन हम यहाँ पे इस 6 के साथ 0 ऐड कर लेते हैं या +9 -9 कर लेते हैं और इसके बाद एक इक्वेशन बन जाएगी 4.14375 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये टर्म नैनोमीटर बनेगी और 1000 मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल जंप करके इस पॉइंट पे आ जाएगा। सो लैम्डा की वैल्यू 4143.8 नैनोमीटर के तकरीबन इक्वल आएगी। और ये जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात की थी, तो ये वाली जो वेवलेंथ है ये तो इस वेवलेंथ से भी बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो ये यहाँ कहीं इंफ्रारेड पोर्शन में बहुत ही लॉन्ग वेवलेंथ बनेगी। तो इसका मतलब है जर्मेनियम का बना गया डायोड भी बनाया गया डायोड भी जो रेडिएशंस इमिट करता है चार्ज कैरियर्स की बैरियर पोटेंशियल और डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके ऑपोजिट रीजन्स में जाने की वजह से वो इंफ्रारेड पोर्शन में लाई करती हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएं, तो वेवलेंथ शॉर्ट करने के लिए किसी तरीके से हमें बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और अगर डायोड सिलिकॉन बेस्ड हो तो ये बैरियर पोटेंशियल VB 0.7 वोल्ट ही रहता है। और जर्मेनियम की बात की जाए तो इस केस में ये बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट ही रहता है। आप डोपिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करके और टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके सिर्फ स्लाइटली इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। 0.7 वोल्ट के बजाय ये 0.6 हो जाएगा या फिर इसके करीब करीब ही रहेगा। तो इससे ये वेवलेंथ कभी भी विजिबल पोर्शन में लाई नहीं करने वाली। सर्किट सिंबल की के किसी LED का सर्किट सिंबल क्या होता है, तो इसके लिए इस तरीके से हम सबसे पहले तो एक डायोड ड्रॉ करते हैं और उसको सर्कल में एनक्लोज किया जाता है इस तरह से, और उससे इमिटेड लाइट को इस तरह से एरोज के जरिए से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि इस डायोड से अवे जा रहे होते हैं। सो ये LEDs हैं, इनके बहुत सारे यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल इनका एक यूज है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का। आपने अक्सर अपनी वॉचेस के ऊपर जो डिजिटल हैं इस तरीके से मुख्तलिफ डिजिट्स बनते हुए देखे होंगे, जिनमें से LEDs एक सीक्वेंस में ऑन या ऑफ होके मुख्तलिफ डिजिट्स बनाती हैं। सो ये 7 LEDs हैं जो कि एक सीक्वेंस में ऑन या ऑफ होके हमें डिजिटल डिस्प्ले देती हैं हमारे डिजिटल वॉचेस के ऊपर। अब ये डिस्प्ले भी किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये जो डिस्प्ले है ये ब्लैक कलर की LEDs के साथ होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ब्लैक कलर बनाना हो तो फिर तो तमाम की तमाम रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, कुछ इमिट होना ही नहीं चाहिए। तो फिर ये एक LED ब्लैक कलर किस तरह से बनाती है? तो इसका आंसर ये है कि एक LED जिसकी वेवलेंथ लाई करती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, तो इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ थोड़ा सा विजिबल पोर्शन भी मिक्स हो जाता है। सो इसकी वजह से ये तमाम के तमाम जो सेगमेंट्स हैं ये ब्लैक अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आंखें अल्ट्रावायलेट को देख नहीं सकती, सिर्फ विजिबल पोर्शन को ही देख सकती हैं। और जब विजिबल पोर्शन की रेडिएशंस बहुत ही कम हो और सराउंडिंग में ये वाला पोर्शन है यहाँ पे विजिबल रेडिएशंस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हों, तो फिर जो दरमियान वाला LED सेगमेंट वाला पोर्शन है वो किस तरह से अपेयर होता है? वो ब्लैक अपेयर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट यूज है LEDs का वो है डिस्प्ले स्क्रीन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ऐसे डिस्प्ले की बात करते हैं जिसकी रेजोल्यूशन 1024 इंटू 768 पिक्सल्स है, तो इसका मतलब यह है कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1024 डॉट्स हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में 768 डॉट्स मौजूद हैं, और इन डॉट्स की मदद से ये पूरी स्क्रीन फिल्ड हुई है। अब टोटल पिक्सल्स कितने हैं उसके लिए आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए।
ये पिक्सेल्स की तादाद तकरीबन 786432 बनती है। अब यहाँ पे हर पिक्सल के ऊपर कितनी एलईडीज हैं? 3 एलईडीज मौजूद हैं। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलईडीज इस स्क्रीन पे कितना है? वो है 3 इंटू 786432 और इसका आंसर होगा 2359296 LEDs। तो इतनी लार्ज नंबर में यहाँ पे एलईडीज इस स्क्रीन के ऊपर मौजूद होती हैं। अगर ये एलईडी स्क्रीन है तो इन एलईडी स्क्रीन्स में कौन कौन सा कलर शामिल होता है? अब हर पिक्सल के ऊपर जो एलईडीज मौजूद होती हैं उनमें एक कलर रेड होता है, दूसरा ब्लू होता है, आमतौर पे लिखा जाता है, लेकिन ये वॉयलेट कलर होता है, और इसके साथ यहाँ पे ग्रीन कलर मौजूद होता है। अब स्पेक्ट्रम में बाकी कलर्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे रेड के करीब कलर मौजूद है ऑरेंज, और उसके साथ है येलो कलर, फिर है ब्लू और इंडिगो और फिर वॉयलेट। लेकिन स्क्रीन के ऊपर एलईडी सिर्फ कौन सी मौजूद हैं? रेड, ग्रीन और वॉयलेट। अब अगर किसी पिक्सल ने कोई तस्वीर बनाते हुए रेड कलर डिस्प्ले करना है तो सिर्फ रेड कलर की एलईडी ऑन होगी, सिर्फ ग्रीन कलर के लिए ग्रीन एलईडी ऑन होगी, और सिर्फ वॉयलेट कलर के लिए वॉयलेट एलईडी यहाँ पे ऑन होगी। अगर रेड और ग्रीन इकट्ठी ऑन होती हैं और रेड की इंटेंसिटी ज्यादा है तो ऑरेंज कलर हमारी आंखें देखेंगी, और अगर यहाँ पे ग्रीन कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है तो हमारी आंखें येलो कलर परसीव करेंगी। इसके साथ साथ अगर ग्रीन और वॉयलेट इकट्ठी ऑन हो तो इस सूरत में क्या होता है कि यहाँ पे अगर ग्रीन की इंटेंसिटी ज्यादा हो तो ब्लू कलर अपेयर होता है, और अगर वॉयलेट की इंटेंसिटी ज्यादा हो तो इंडिगो कलर अपेयर होता है। इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि रेड और वॉयलेट इकट्ठी ऑन हुई हैं और इंटेंसिटी इक्वल है तो ग्रीन भी दिखाई दे सकता है, और अगर इंटेंसिटी वेरी कर रही है कि रेड की ज्यादा है तो येलो या फिर ऑरेंज, और अगर वॉयलेट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो ब्लू और इंडिगो भी अपेयर हो सकती हैं। तो दैट मीन्स जो स्क्रीन है उसके ऊपर ऑरेंज, येलो, ब्लू और इंडिगो कलर्स मौजूद ही नहीं है, सिर्फ रेड, ग्रीन और वॉयलेट कलर्स हैं। इन्हीं की कॉम्बिनेशन से हर पिक्सल के ऊपर तमाम कलर्स अपेयर होते हैं। अगर रेड, ग्रीन और वॉयलेट इकट्ठी ऑन कर दी जाए तो व्हाइट कलर अपेयर होता है, और अगर सारी ऑफ कर दी जाए तो ब्लैक कलर अपेयर होता है। तो यही तमाम एलईडीज जिनके पीछे एक कम्प्लेक्स सर्किट मौजूद है वो एक सीक्वेंस के साथ ऑन या ऑफ होके क्या करती हैं? कोई पिक्चर डिजाइन करती हैं। सो अगर आप किसी येलो कलर के लेमन की पिक्चर खींचेंगे और उसे अपने मोबाइल की एलईडी स्क्रीन पे देखेंगे तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर येलो कलर मौजूद ही नहीं है, वो ग्रीन और रेड को इकट्ठा ऑन कर रही है, जिसकी वजह से आपकी आंखें धोखा खा रही हैं और उस कलर को येलो की तरह देख रही हैं। तो ये है एलईडी स्क्रीन्स का मैकेनिज्म जो कि एलईडी बेस्ड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्पेशली डिजाइंड पीएन जंक्शन डायोड की तरफ, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फोटो डायोड। फोटो डायोड इज अ लाइट सेंसर। सेंसर क्या होता है? सेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील कर दे। सो फोटो डायोड एक लाइट सेंसर है, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील कर देता है, और ये ऑपरेट किस तरह से किया जाता है? ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइस्ड कंडीशन में ऑपरेट होता है। दैट मीन्स जो पी टाइप साइड है वो बैटरी के नेगेटिव से, और जो एन टाइप साइड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है। सो इस सूरत में डिप्लीशन रीजन की थिकनेस बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से एक पीएन जंक्शन डायोड डिजाइन करें जिसमें इस साइड के ऊपर होल्स मौजूद हैं और दूसरी साइड के ऊपर यहाँ पे मौजूद हैं इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और जिस तरफ जाके इलेक्ट्रॉन्स गिरे हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज अपेयर हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे इसका कनेक्शन इस तरह से बनाएं कि जो पी टाइप साइड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, और यहाँ पे हम इस सर्किट में
एक रेजिस्टर भी लगा दें जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट हासिल करनी है, इस तरह से। तो अगर हम यहां से कोई आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं और ये जो लोड रेजिस्टेंस है ये RL है और इस वक्त डायोड की रेजिस्टेंस RD है और बैटरी वोल्टेज V है, तो पोटेंशियल डिवाइडर के रिलेशन के मुताबिक यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आएगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, RL डिवाइडेड बाय RL प्लस RD इंटू V। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे रिवर्स बायसिंग की वजह से क्या होता है कि डिप्लीशन रीजन की थिकनेस में इजाफा होता है। दैट मीन्स यहाँ पे इन होल्स को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके फिल कर देता है और यहाँ पे नेगेटिव आयंस एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उनको एक्सट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पे इस जगह के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो डिप्लीशन रीजन की थिकनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे ये बात नोटिस करने वाली है कि जो पी टाइप साइड है इसके ऊपर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, ये हैं होल्स, और इसके अलावा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके साथ साथ जो एन साइड है वहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये क्या हैं, ये हैं होल्स। सो अब होता क्या है कि जब यहाँ पे लाइट पड़ती है तो इस साइड पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं तो पी साइड से होल उस तरफ नहीं जा सकता लेकिन इलेक्ट्रॉन जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाती है, किस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इनका चार्ज नेगेटिव होता है। ऐसे ही यहाँ पे एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ नहीं आ सकते लेकिन होल्स इस रीजन को क्रॉस करके इस साइड पे आ सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन रीजन की वो होल्स के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करवाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। इसकी वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आसानी के साथ इस रीजन को क्रॉस कर लेते हैं। और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनते किस तरह से हैं, ये टेम्परेचर बढ़ने से बनते हैं। दैट मीन्स किसी तरह से एनर्जी मिले इलेक्ट्रॉन्स को ताकि सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड टूट सके और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन सके। अब यहाँ पे अगर किसी तरीके से हम लाइट इंसिडेंट करवा दें तो लाइट भी यही काम करती है, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है और लाइट का एक इफेक्ट टेम्परेचर में इंक्रीमेंट भी होता है। तो जैसे ही यहाँ पे लाइट पड़ती है तो जो रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड है उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, कंडक्टेंस बढ़ जाती है और आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। सो लाइट पड़ते ही यहाँ पे सिग्नल 1 आता है, और जब यहाँ पे लाइट नहीं पड़ती तो कोई चार्ज कैरियर्स नहीं बनते, जिसकी वजह से कंडक्टेंस कम और रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और आउटपुट वोल्टेज लो हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे सिग्नल 0 के तौर पे अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। सो इस पीएन जंक्शन डायोड में ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाते हैं तो पीछे मौजूद होल्स को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल फिल कर देता है और इधर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सो इस तरीके से यहाँ पे इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। सो ये फोटो डायोड लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील कर रहा है और इसका सिंबल क्या है, लेट्स से ये कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन है और ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं, सर्कल में एनक्लोज कर रहे हैं। ये पी साइड है, ये एन साइड है और पी साइड बैटरी के नेगेटिव और एन साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है। दैट मींस डायोड रिवर्स बायस्ड है और कंडक्ट तब कर रहा है जब इसके ऊपर लाइट आके स्ट्राइक कर रही है। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें इनकमिंग लाइट के लिए इनकमिंग एरोज रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे फोटो डायोड का सर्किट सिंबल शो करने के लिए। और अगर हम यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करें करंट के साथ तो ग्राफ किस तरह का आएगा, लेट्स से ये वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस। अब हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई ड्रॉ किया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और वाई एक्सिस पे भी हमने डिपेंडेंट वेरिएबल आई ड्रॉ किया है और आई से मुराद क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब जितनी लाइट ज्यादा पड़ती है उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा बनते हैं, उतने ही ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनते हैं, जिसकी वजह से इंटेंसिटी वर्सेस करंट ग्राफ एक स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन के साथ आता है। जिसके अंदर इंटेंसिटी ज्यादा उसके अंदर करंट भी ज्यादा। दैट मीन्स जरूरी नहीं डिजिटल सिग्नल ही मिले,
एनालॉग सिग्नल भी मिल सकता है। सो अब अगर हम यहाँ पे अपनी इस सर्किट डायग्राम को सिंबॉलिकली ड्रॉ करें तो किस तरह से ड्रॉ होगी कि यहाँ पे इस तरह से एक पीएन जंक्शन है जिसे हमने कनेक्ट करना है किसी लोड से होते हुए किसी बैटरी के साथ, जिसके नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल को डायोड के नेगेटिव के साथ हमने कनेक्ट किया है। और यहाँ पे इस लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस हमें आउटपुट लेनी है। यहाँ पे इस तरह से ये इनपुट वोल्टेज है और जो डायोड की रेजिस्टेंस है वो RD है। अब जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो लाइट पड़ते ही ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या कर जाएगी, ये इंक्रीज कर जाएगी। अब हम जरा देख लेते हैं कि फोटो डायोड के यूजेस कहाँ पे हैं। इसके यूजेस हैं इन डिटेक्शन ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशन। अब इनविजिबल की एग्जांपल दूं तो आपके घर में जितने टीवी और एसीज हैं उनके रिमोट्स हैं, इन रिमोट्स के आगे एक एलईडी लगी होती है, लेकिन जब आप बटन प्रेस करते हैं तो वो एलईडी ऑन होती नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर आप उसको मोबाइल कैमरे से देखेंगे तो आपको वो एलईडी ऑन होती हुई दिखाई देगी। वजह क्या है कि जो मोबाइल का कैमरा है उसकी देखने की रेंज हमारी आंखों से ज्यादा है, लेकिन स्क्रीन डिस्प्ले विजिबल पोर्शन में ही करती है। सो इसका मतलब है कि इनविजिबल रेडिएशंस को भी डिटेक्ट करने के लिए फोटोडायोड यूज होता है। सो टीवी या फिर और इक्विपमेंट जो कि रिमोट्स पे ऑपरेट करता है एलईडी बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर, उनमें इनविजिबल इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट होती हैं और टीवी के आगे लगा हुआ एक फोटोडायोड उनको रीड करता है और उसकी रीडिंग के बाद उसको एक सिग्नल में तब्दील करता है और डिजिटल सिस्टम उस सिग्नल को डिकोड करके उससे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए, फॉर एग्जांपल एक ऐसी लाइट जो रात को खुद ही ऑन और दिन को खुद ही ऑफ हो जाए, वहां पे ये सेंसर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। इसकी डिटेल डिस्कशन हमने लॉजिक गेट्स की सूरत में करनी है और यहाँ पे नेक्स्ट यूज भी इसका लॉजिक गेट्स में ही है। फर्दर इसका ऑटोमेटिक स्विचिंग का यूज आगे एक टॉपिक कंपेरेटर एज नाइट स्विच के अंदर भी हमने करना है। और इसके अलावा है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड मैनी मोर। सो ये जो ऑप्टिकल इक्विपमेंट है ये किस तरह से काम करता है, कोई भी सिग्नल जो आपने ट्रांसमिट करवाना है, फॉर एग्जांपल वो कोई एनालॉग सिग्नल है, तो उसको आप फीड करते हो एक डिवाइस में जो कहलाता है ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब ये उस सिग्नल को बाइनरी डिजिट्स में तब्दील कर देता है 01011 की फॉर्म में। अब इसके आगे यहाँ पे मौजूद होती है एक LED या फिर लेजर मौजूद हो सकती है और ये सिग्नल फीड कर दिया जाता है इस तरीके से एक ऑप्टिकल फाइबर में, और ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करता हुआ सिग्नल दूसरी तरफ जाता है और दूसरी तरफ यहाँ पे रिसीवर मौजूद होता है। सो रिसीवर एक्चुअली क्या होता है, ये एक फोटो डायोड होता है। सो यहाँ से जो सिग्नल रिसीव होता है उसकी वजह से यहाँ से भेजा जाने वाला सिग्नल दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। उसके बाद एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, उससे कन्वर्ट होके हमें दोबारा से ये सिग्नल किस फॉर्म में मिल जाता है, एनालॉग फॉर्म में मिल जाता है। सो इस तरीके से फोटो डायोड जो है वो लाइट सेंसर के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट जो स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड है उसका नाम क्या है, फोटो वोल्टाइक सेल। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले एक थिक एन रीजन डेवलप किया जाता है इस तरह से, और इस थिक एन रीजन के ऊपर कोटिंग कर दी जाती है एक बहुत ही थिन लेयर की इस तरह से।
ये रीजन है एन रीजन और जो रेड कलर से रिप्रेजेंटेड रीजन है ये है पी रीजन। अब इसके बाद इसके इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए जाते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे एन रीजन में क्या मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, और इससे कोरेस्पॉन्डिंग जो पी रीजन है वहां पे मौजूद हैं होल्स। और डिप्लीशन रीजन जो यहाँ पे बना हुआ है उसमें इधर से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके पी साइड ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल जा चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। दैट मीन्स जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स गिरे हैं वहां पे चार्ज कौन सा आ चुका है, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ चुका है। और ये रीजन बहुत ही थिन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। दैट मीन्स डिप्लीशन रीजन फिलहाल कोई ज़्यादा वाइड नहीं है क्योंकि हमने इसकी रिवर्स बाइसिंग नहीं की। इसका मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाए तो ये रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर आके स्ट्राइक करेगी तो चूंकि एनर्जी प्रोवाइड होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते ही दोबारा से कंबाइन हो जाएंगे। दैट मीन्स ये एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे। फिर मजीद रेडिएशन यहाँ पे पड़ेंगी तो इधर इलेक्ट्रॉन होल पेयर इस तरह से बनते रहेंगे और दोबारा से कंबाइन होते रहेंगे। लेकिन कोई माइनर सा चांस ऐसा होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने और वो इलेक्ट्रॉन किसी थर्मल वाइब्रेशन की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर आ जाए, डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड एक चार्ज कैरियर फोर्स फील करता है, और चूंकि चार्ज कैरियर नेगेटिव है इसलिए इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स फोर्स फील करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और नतीजा क्या होगा कि इस सूरत में यहाँ से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से डिप्लीशन रीजन क्रॉस कर जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन दोबारा कंबाइन करना चाहेगा इस होल में, लेकिन चूंकि यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल मौजूद है, बाइसिंग के बगैर ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए इस जगह के ऊपर, इस टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन होल पेयर ये काम करते चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो एन साइड है वो नेगेटिव और जो पी साइड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल रखना शुरू कर देगी। और जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज कैरियर्स की तादाद बिल्डअप होगी वैसे वैसे ये पोटेंशियल भी बिल्डअप होगा। अब अगर हम यहाँ पे इस जगह के ऊपर कोई लोड कनेक्ट कर दें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक करंट इस डायरेक्शन में या फिर जो कन्वेंशनल करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब अगर आप इस लोड की जगह पे कोई बैटरी लगा दें तो वह बैटरी चार्ज होगी। तो इस तरीके से फोटोवोल्टाइक सेल सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे डिजाइन करने के लिए यह भी हो सकता था कि इधर एन रीजन जो हमने थिक बनाया है इसकी जगह पी रीजन थिक हो जाता और एन रीजन हम थिन बना देते, लेकिन फिर होल्स की मूवमेंट चूंकि रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, इसलिए जहां पे भी मूवमेंट रिप्रेजेंट करना रिक्वायर्ड होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ही रिप्रेजेंट की जाती है। सो इस तरीके से एक फोटोवोल्टाइक सेल काम करता है। एक अकेला फोटोवोल्टाइक सेल या फिर सोलर सेल
जो हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 13 में सोर्सेज ऑफ करंट में कि सेल्स सोर्सेज ऑफ करंट हैं, इसके अलावा थर्मोकपल, इलेक्ट्रिक जनरेटर और सोलर सेल्स जो हैं वो सोर्स ऑफ करंट होते हैं। तो यहाँ पे ये फोटोवोल्टाइक सेल सोलर सेल के तौर पे काम करता है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक सोलर सेल जो पोटेंशियल डेवलप करता है वो 1 मिली वोल्ट के ऑर्डर का है और जो करंट सप्लाई करता है वो 1 मिली एम्पेयर या चलें 0.1 मिली एम्पेयर के ऑर्डर का है। तो अब अगर आप यहां से स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर आप इस तरह से बहुत सारे सोलर सेल्स सीरीज में अटैच करेंगे। अगर ये 5 सोलर सेल्स सीरीज में अटैच हैं, हर एक 1 मिली वोल्ट बना रहा है, तो अब तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है? 5 मिली वोल्ट। और करंट कितना है? 0.1 मिली एम्पेयर, क्योंकि जो सीरीज कनेक्शन है उसमें करंट एड अप नहीं होता। अब हम अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है, व्हाट मस्ट बी द बैरियर पोटेंशियल टू इमिट ग्रीन लाइट ऑफ 550 नैनोमीटर वेवलेंथ। तो हम ये बात जानते हैं कि लैम्डा hc/qv के इक्वल होता है। तो अगर vb फाइंड करना है तो लैम्डा और vb को इंटरचेंज कर लीजिए, रिलेशन बन जाएगा vb इज इक्वल टू hc/q लैम्डा। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय q 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड वेवलेंथ 550 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो आंसर होगा इस केस में 2.26 वोल्ट्स, दैट इज ऑप्शन सी। फिर पूछा गया है, व्हाट वेवलेंथ विल बी जनरेटेड बाय एन एलईडी मेड बाय अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर that has barrier potential of 2.13 volt. So lambda is simply hc/qv या फिर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड बैरियर पोटेंशियल 2.13 वोल्ट्स। सो यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कीजिए तो आंसर आएगा 5.836 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। कन्वर्जन कीजिए, लिखिए लैम्डा इज इक्वल टू 5.836 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 0 मीटर और 0 को +9 -9 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे इन दोनों को -6 + 9 3 और इसको -9 लिख लीजिए। इससे ये बन जाएगा 5.836 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए इस टर्म को, ये टर्म बन जाएगी 583.6 नैनोमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन। फिर है रेजिस्टेंस ऑफ फोटोडायोड फिल इन द ब्लैंक व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू लाइट। तो हमने ये देखा कि फोटोडायोड के केस में जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो चार्ज कैरियर्स बनते हैं, कंडक्टेंस बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। सो डिक्रीज्ड इज करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन डायोड्स की डिस्कशन कंप्लीट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस जिसका नाम ट्रांजिस्टर है उसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।